नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 19 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे होंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे। जैसा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, और आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा डिकोड एग्जाम का, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्योंकि एग्जाम के समय में जब आपके पास बहुत ही कम समय होता है तो आपकी ये शॉर्ट नोट्स ही आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा राज्य मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो कल्याण कोष शुरू करने वाला, ठीक है, मनरेगा श्रमिकों के लिए पहला राज्य भारत का दोस्तों कौन बन गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है साथ में आंसर करें। और इसका करेक्ट आंसर इज डी, केरल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, केरल जो है वो ध्यान रखिएगा, केरल राज्य जो कि मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, और मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनके लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है कौन दोस्तों? केरल राज्य। ठीक है, तो कल्याण कोष शुरू किया गया है मनरेगा के श्रमिकों के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो कोष होगा दोस्तों वो केरल रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम 2021 पर आधारित होगा। ठीक है, तो केरल सरकार के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था 2021 में और उसी पर यह आधारित होगा। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं इस कल्याण कोष की क्या होगी। तो देखा जाए इसमें जो श्रमिक होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष जो है उनकी आयु जो पूरी कर लिए होंगे उनके लिए जो है श्रमिक पेंशन के वो हकदार होंगे, यानी कि उनके लिए एक श्रमिक पेंशन की शुरुआत की जाएगी। और साथ ही साथ जो चिकित्सा उपचार, ठीक है, शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और साथ ही अन्य लाभ भी प्रदान करेगा दोस्तों क्या? कल्याण कोष। तो उनको एक तरीके से अगर किसी तरह के चिकित्सा में जो है मेडिकल इमरजेंसी, उसमें एजुकेशन के क्षेत्र में विवाह हो, ठीक है, तो इसमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। किसको दोस्तों? जो आपके मनरेगा के श्रमिक होंगे, ठीक है, उनको कल्याण कोष के माध्यम से। श्रमिक को देखिए इस कोष में योगदान के कितना देना होगा, तो मात्र उनको हर महीने जो है मामूली 50 रुपए का योगदान देना होगा, भुगतान करना होगा इस कोष में। और इतनी ही राशि जो है राज्य सरकार के भी द्वारा योगदान में दी जाएगी। तो टोटल 100 रुपीज जो है हर महीने उन पर डिपोजिट किया जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? पेंशन जो है उनको ऐसे पेंशन के रूप में, ठीक है, उनके कल्याण कोष के रूप में उनको जब भी आर्थिक सहायता जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें देखिए जो पात्रता होगी वो 18 से लेकर के 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए। साथ ही साथ वो 2 वर्षों तक, ठीक है, कार्य किए हो, ठीक है, कम से कम श्रमिक उन्होंने दिया हो, श्रम दिया हो। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि मनरेगा के तहत श्रमिक जो है मनरेगा श्रमिक है उनके लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन सा है? वो है केरल। दोस्तों, मनरेगा की बात करें जिसे हम पहले नरेगा के नाम से जानते थे दोस्तों, ठीक है, तो एक अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम दोस्तों कब किया गया था? ये किया गया था 2005 में किया गया था, ठीक है, 23 अगस्त 2005 में किया गया था। और इस अधिनियम को दोस्तों लागू किया गया था 2006 में, ठीक है, कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया था। प्रारंभ में इसको दोस्तों नरेगा के नाम से जानते थे। अब आप मुझे बताइए कि इसको कब मनरेगा के नाम से जाना गया, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के रूप में इसे कब जाना गया? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं केरल की। केरल जो कि भारत का दक्षिण पूर्वी, ठीक है, माफ करिएगा, सुदूर दक्षिणी राज्य पश्चिमी तट पे स्थित है। हम लोगों ने केरल के बारे में दोस्तों कल भी पढ़ा था। आज देखिए केरल के बारे में देखिए, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी है। इसके जो राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ पे जो संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे राज्यसभा में इसकी 9 सीटें हैं, लोकसभा में इसकी 20 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बात करें विधानसभा, तो यहाँ विधानमंडल में एक सदनी है विधानसभा है जिसमें 140 सीटें हैं। प्राकृतिक, देखिए जो प्राकृतिक विरासत स्थल है पश्चिमी घाट जो है वो स्थित है। पक्षी अभ्यारण्य की बात किया जाए तो कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, जिसे वेमनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो कल लुंडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि ये भी केरल में स्थित है। रामसर स्थल देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अष्टमुडी आर्द्रभूमि है, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि है, ठीक है, सस्थम कोटा, ठीक है, सस्थम कोटा झील जो है ये सब क्या है? रामसर स्थल है जो कि केरल में स्थित है। ठीक है,
तो ये केरल से संबंधित कुछ तथ्य थे जो जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की कि हाल ही में चर्चा में रहा किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो कि हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं ये कहाँ पे है और ये क्यों चर्चा में रहा, ये देखेंगे। तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क स्थित है। आइए देखते हैं क्यों ये चर्चा में था। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के जो वन जीव संरक्षण विभाग है उनकी टीम है, उन्होंने देखिए अपनी उनकी जो टीम उनके जो कैमरा है उस कैमरे में ट्रैप किया था दोस्तों हिम तेंदुए को, ठीक है। हिम तेंदुए की मौजूदगी को ट्रैप किया है जो वहां के संरक्षण विभाग के जो शोध टीम है। कहाँ पे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क में, ठीक है। हिम तेंदुए की मौजूदगी को ट्रैप किया है और ये जो हिम तेंदुए है दोस्तों ये ज्यादातर 3000 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पे ये पाए जाते हैं। और ये जो है हिम तेंदुआ वो जम्मू कश्मीर के जो जम्मू में जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है और इसके आसपास के क्षेत्र, मध्य और उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्से और लद्दाख के बर्फीली क्षेत्र में जो है देखा गया है। अब यहाँ पे हिम तेंदुए की बात की जाए दोस्तों तो ये अत्यधिक पारिस्थितिकी बहुत महत्व रखते हैं, जिस कारण से ये चर्चा में है। ये देखा जाए जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक प्रमुख प्रजाति के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो इनकी मौजूदगी बहुत ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी रूप से बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए काफी चर्चा में। IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए तो हिम तेंदुओं को असुरक्षित रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगर देख लीजिए, बात करते हैं हम दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, चूंकि हमने देखा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। उसी तरीके से अन्य राष्ट्रीय उद्यान की देखा जाए कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए दच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं होकर के जब जम्मू कश्मीर से अलग हो गया दोस्तों लद्दाख, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। आते दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ की। भारत और किस देश के बीच में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो दोनों देशों के बीच में ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत में जो 50 स्टार्टअप है वो दोनों देश आपस में एक्सचेंज करेंगे 50-50 स्टार्टअप। और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है भारत और किस देश के बीच में हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो यहाँ पे बात करें भारत और बांग्लादेश है, ठीक है, दोनों के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, आदान प्रदान को बढ़ावा देना, और इसी उद्देश्य से भारत और बांग्लादेश ने मिलकर के 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। तो एक तरीके से स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा देना और साथ ही साथ, ठीक है, अपने आपसी संबंध को मजबूत करना। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये जो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम है, उद्देश्य देखिए इसका क्या है, ये स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा, ठीक है, जिससे कि भारत और जो बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है वो मजबूत करेगा, ठीक है। तो स्टार्टअप के क्षेत्र में, ठीक है, स्टार्टअप और साथ ही साथ इनोवेशन के जो क्षेत्र है उसमें ये बढ़ावा देगा। वही बात करें इस कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है इसके तो देखिए क्या होगा कि 50 जो स्टार्टअप है वो भारत, ठीक है, बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप और जो भारत के 50 स्टार्टअप है वो एक दूसरे के देशों में जाएंगे, यानी कि बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप भारत आएंगे, भारत के जो 50 स्टार्टअप है वो जाएंगे बांग्लादेश, यात्रा करेंगे, ठीक है, वहां के क्षेत्रों को समझेंगे और साझा सहयोग के क्षेत्र में एक दूसरे से मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है, साझा सहयोग को विस्तार देंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम जो शुरू किया गया है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया है। दोस्तों भारत जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, और कभी ये क्षेत्र भारत का हुआ करता था। तो इसकी राजधानी देखिए क्या है, ढाका है, ठीक है। मुद्रा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है टका, यहाँ पे बांग्लादेशी टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हैं और यहाँ के जो राष्ट्रपति जिन्हें हम अध्यक्ष कह सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन है। दोस्तों बांग्लादेश देखिए यहाँ पे आपको भारत के ईस्ट में स्थित है, ठीक है, और ये देखिए कौन कौन से स्टेट जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वेस्ट टू हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वेस्ट की तरफ हमें बांग्लादेश दिखाई देता है, और फिर बात करते हैं असम, फिर मेघालय दोस्तों, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेट जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, तो वो देखिए त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा कि त्रिपुरा जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से ये देखिए घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, तो ये चीज ध्यान रखेगा। बांग्लादेश की अपनी 2 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक भारत से लगती है, दूसरा म्यांमार से लगती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों पढ़ते हैं कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन
होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन हुआ है। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों, किस शहर में हुआ है? ऑप्शन आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, उत्तराखंड की जो कैपिटल है दोस्तों देहरादून में। तो देखिए देहरादून, यहाँ पे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने दून विश्वविद्यालय जो कि देहरादून में है, वहां पे राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है और होम्योपैथिक पर एक डॉक्यूमेंट्री का भी शुभारंभ किया है। होम्योपैथी की दोस्तों बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति के रूप में इसे मान्यता दिया गया है और कोविड-19 महामारी के बाद दौरान देखा जाए दोस्तों इसका महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ा है। तो होम्योपैथी की जिस तरीके से महत्व बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो चिकित्सा पद्धति के रूप में जो विश्व की सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति उसमें इसको दूसरा स्थान ही आता है। उत्तराखंड की दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड को ठीक है प्रमुख आयुष क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की वहां के राज्य सरकार की जो है योजना है एक तरीके से, और इसी लक्ष्य को जो है राज्य सरकार प्राप्त चाहता है और इसी लक्ष्य की प्रतिबद्धता जो है ये होम्योपैथिक के आर्थिक और प्रभावी प्रकृति के कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा। तो आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया है वो देहरादून में, ठीक है, दून विश्वविद्यालय में। क्योंकि बात करें दोस्तों उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड देखिए आपको पता है दोस्तों ये 9 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और ये जब अलग हुआ तो इसको उत्तरांचल के नाम से जानते थे हम। ठीक है, आगे चल करके 2007 में इसका नाम हो गया उत्तराखंड। ठीक है, और ये 27वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, भारत के 27 राज्य के रूप में। इसकी जो राजधानी दोस्तों वो है, ध्यान रखिएगा, देहरादून है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो पुष्कर सिंह धामी हैं और गुरमीत सिंह जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि दूरसंचार विभाग ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर किसी की मोबाइल चोरी हो जा रही है, खो जा रही है, तो इस केस में ठीक है उस मोबाइल को ब्लॉक करना या फिर अगर चोरी हो गई तो ट्रैक करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। उस पोर्टल का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा संचार साथी पोर्टल नाम है, इज ए आंसर इज। ठीक है, संचार साथी। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें जो केंद्रीय संचार मंत्री दोस्तों कौन, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में उन्होंने नागरिक केंद्रित पोर्टल जिसका नाम है संचार साथी, ठीक है, उसका उन्होंने उद्घाटन किया। तो किसने किया दोस्तों, जो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा संचार साथी जो है पोर्टल का शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। पोर्टल देखिए ये किसका पहल है, तो ये दूरसंचार विभाग का ये पहल है और इसमें क्या होगा, इससे इस पोर्टल का इस्तेमाल देखिए क्या होगा, तो जो भी मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, तो अपने नाम से कनेक्शन जो है उनका पता लगा सकेंगे, अनावश्यक कनेक्शन को भी वो बंद करा सकेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो इससे दूरसंचार उद्योग में देखिए एक सुदृढ़ता आएगी और साथ ही साथ निवेश जो है वो बढ़ेगा, तो निवेश उन्मुखी जो है वो बनेगा। इस कार्यक्रम के दौरान देखा जाए तो जो दूरसंचार विभाग के सचिव है दोस्तों के राजरमन श्री भी ठीक है इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिस दौरान जो है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया था। ठीक है, ये चीज आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न में कि हाल ही में चर्चा में रहा सिगनी द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सिगनी द्वीप देखिए कहाँ स्थित है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज बी है, ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका में ये स्थित है। तो ये देखिए क्यों चर्चा में है, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सिगनी द्वीप जो कि अंटार्कटिका में स्थित है और ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे, ठीक है, सर्वे का एक अध्ययन हुआ था, उसमें देखिए ये पाया गया कि देखिए एक जो है ना एक प्रजाति, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, इरेट मोप्टेरा मर्फी। ठीक है, ये एक छोटा फ्लाइटलेस मिज है। ठीक है, ये क्या होता है, एक छोटे बग होते हैं जो फिट होते हैं। ये क्या होता है, ये अंटार्कटिका की जो सिगनी द्वीप है उसमें जो मृदा है उसकी संरचना को ये बदल रहे हैं। तो एक आक्रामक प्रजातियां हैं जो कभी इस द्वीप पे आ गई थी और उसके बाद जो है इस मृदा की संरचना को लगातार बदल रही है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा इरेट मोप्टेरा मर्फी क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक मिज है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखा जाए फ्लाइटलेस जो है
मिस है। और ये देखिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों थी, ये हमने देखा कि ये सिगनी द्वीप पे पाए गए जो मृदा है उसकी संरचना को ये बदल रहे हैं। तो ये देखा जाए ये एक जो है अंटार्कटिका के सिगनी द्वीप पर ये एक आक्रामक प्रजातियां हैं। और ये देखिए दक्षिणी जॉर्जिया और उप अंटार्कटिका द्वीप का ये स्थानिक है। और ये देखिए 1960 के दशक में वनस्पति प्रयोग के दौरान जो है इसे ऐसे ही लाया गया था, वनस्पति का प्रयोग हो रहा था इस क्षेत्र में, और उसी दौरान ये जो है सिगनी द्वीप पे लाया गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करें दोस्तों इरेटमोप्टेरा मर्फी के बारे में, तो ये देखिए क्या खाते हैं, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों को ये खाते हैं। इससे क्या होता है, तो जब ये मृत कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं तो जिससे क्या होता है, पौधों का तेजी से अपघटन और द्वीप के उन क्षेत्रों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक मृदा नाइट्रेट का स्तर बढ़ जाता है, जहां मिर्च, ठीक है, यानी कि जो ये छोटे काटने वाले कीड़े अनुपस्थित होते हैं, और तथा केवल स्थानिक अकेशुरिकी प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जहां ये अनुपस्थित होते हैं उनकी तुलना में 3 से 5 गुना अधिक जो है मृदा का नाइट्रेट स्तर बढ़ जाता है जहां पे ये होते हैं। अब नाइट्रेट का स्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, तो ये नाइट्रेट का जो उच्च स्तर होता है ये दूसरी जो प्रजातियां होती है, पौधों की प्रजातियां, उनके लिए विषैले साबित होते हैं। और ये इतना ही नहीं दोस्तों, जो भूजल स्तर होता है, भूजल स्तर भी अधिक जब नाइट्रेट होता है तो वो उसको दूषित करता है, तो एक तरीके से हानिकारक प्रभाव डालता है हमारे पर्यावरण पे। जल में ये क्या जो है अपना असर छोड़ता है, तो जल में जब नाइट्रेट का स्तर उच्च हो जाता है दोस्तों, तो इससे जो शैवाल होती हैं उनकी वृद्धि अलग हो जाती है। और ध्यान रखिए जब शैवालों की वृद्धि दोस्तों अधिक होगी तो जल में क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन का स्तर क्या होगा, वो कम होने लगेगा। अब ऑक्सीजन का स्तर जब कम होगा तो जल में जो जलीय जीव होंगे उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो एक तरीके से इनके वजह से उस क्षेत्र में अपघटन हो रहा है, नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन बढ़ रहा है। तो नाइट्रेट का उच्च स्तर देखिए किस तरीके से पौधों की प्रजातियों को, वहां के जल क्षेत्र को और जलीय जीवों को किस तरीके से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, वही इस शोध में बताया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इरेटमोप्टेरा मर्फी के बारे में ध्यान रखिएगा, जो कि हाल ही में अभी चर्चा में था। कहां पे दोस्तों, अंटार्कटिका के सिगनी द्वीप पे ये पाए गए। ठीक, आते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे कि हाल ही में कब विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया है। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया गया दोस्तों, ये मनाया गया है 17 मई को मनाया गया। ठीक है, 17 मई को ये मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये देखा जाए हर साल जो है 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है। और ये दिवस आयोजित किया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा ये दिवस आयोजित किया जाता है। उद्देश्य इस दिवस का मनाए जाने का क्या है, जितने भी जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बीच जो कनेक्टिविटी की समस्याएं आती हैं, जो चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का समाधान करना ही इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है। चूंकि बात करते दोस्तों दिवस, देखिए इस साल भी आपसे दिवस नहीं पूछा गया था, दिवस का थीम पूछा गया था। दिवस आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा था और थीम पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की थीम क्या थी इस साल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित राष्ट्रों को सक्षम बनाना, ये इसका थीम था। इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस साल हम देखें इसमें जो है सारे कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों, वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ हम अगला दिवस भी दोस्तों देख लेते हैं। अगला दिवस देखिए क्या है, देखिए 17 मई को ही हम क्या मनाते हैं, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते। ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम लोग मनाते हैं। दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसे वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे के निवारक उपाय, शीघ्र पहचान और प्रबंधन को बढ़ावा देना, यही इसका उद्देश्य है। इस दिवस की बात करें दोस्तों तो यह दिवस जो है पहली बार 2005 में मनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, विश्व उच्च रक्तचाप लीग के द्वारा जो है इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। इस साल इस दिवस की थीम क्या है, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी 17 मई को मनाया हम लोगों ने। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में संयुक्त बाढ़ अभ्यास जल राहत का आयोजन हुआ है? तो जल राहत का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है, जो कि एक संयुक्त बाढ़ अभ्यास है? ये हुआ है दोस्तों असम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय सेना है और भारतीय सेना का जो गजराज कोर है, ठीक है, गजराज कोर ने अन्य आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर असम में जो मानस नदी है, मानस नदी पर हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजन किया। उसका नाम क्या है? जल राहत। तो जल राहत एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास है जो कि कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? असम में मानस नदी पर किया गया। और ये किसके द्वारा? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसे भारतीय सेना के अलावा और कौन कौन शामिल था इस अभ्यास में? एसएसबी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पुलिस प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लिए हैं। बात करें दोस्तों इस अभ्यास का उद्देश्य देखिए क्या है जल राहत अभ्यास का, तो प्रभावी ढंग से राहत प्रयासों, बचाव कार्यों का समन्वय करना और प्रभावित लोगों को समय पर आवश्यक आपूर्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो जब भी अगर उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो तुरंत की तुरंत राहत पहुंचा करके, ठीक है, लोगों को बचाना, बचाव कार्य को मिल करके कार्य करना और उस क्षेत्र के जो लोग भी, जो प्रभावित लोग होंगे, उनको जो कुछ भी वहां पे आवश्यक चीजें होंगी उसकी पूर्ति करना, चिकित्सा सहायता तुरंत की तुरंत पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है इस अभ्यास का। दोस्तों असम की बात करें जो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, 7 सिस्टर्स में से एक है। राजधानी इसकी दिसपुर है और राज्यपाल देखिए कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हेमंत बिश्व शर्मा है। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 60 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 14 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखिए कौन कौन से हैं असम में? तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, ठीक है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है। असम देखिए 7 सिस्टर्स में से एक है जिसकी देखिए 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। एक तो आपका भूटान से लगती है और दूसरी बात करें तो बांग्लादेश से लगती है। राज्यों के साथ साथ तो पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। लेकिन ध्यान रखिएगा असम जो है 7 सिस्टर्स में से एक है और इसकी 7 सभी जितनी भी सिस्टर्स हैं उन सबके साथ सीमा लगती है। यानी कि मेघालय के साथ, यहाँ पे देखिए मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से भी, नागालैंड से भी, मिजोरम से भी, मणिपुर से, त्रिपुरा से, सबसे। और देखिए मेघालय जो है ये तीनों ओर से असम से घिरा हुआ है, ठीक है। तो असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश में स्थित 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये 5000 साल पुराना पेड़ है जो कि क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट ग्रैंडफादर। और ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना जो है ये पेड़ है। और ये किस देश में है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिली, वहां पे है ये। तो ये दक्षिणी चिली के जंगल है, उसमें एक विशाल जो है विशालकाय पेड़ हजारों साल से रहा है और ये माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ है। इस पेड़ की बात करें दोस्तों जो कि 13 फीट के व्यास का है ये, ठीक है, और 28 मीटर लंबा है। और इस पेड़ के तने के बारे में, ठीक है, ये माना जा रहा है कि इसमें ठीक है, इसमें ये माना जा रहा है कि इसमें वैज्ञानिक जानकारी है और इस जानकारी से इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि ग्रह ने जलवायु परिवर्तन के लिए कैसे खुद को अनुकूलित किया था। तो जब जलवायु परिवर्तन हो रहा था तो किस तरीके से हमारे ग्रह ने यानी कि पृथ्वी ने अपने आप को अनुकूलित किया था इस क्षेत्र, इस समय रहने के लिए। या ग्रह पर बात करें तो ये इस ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर ये सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। और अभी तक देखिए ये माना जाता था जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहां पे 4800 साल पुराना, 850 साल पुराना एक पेड़ है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइन मोथिसले, ठीक है। ये जो है ये अभी तक का ये सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा था। लेकिन चिली में जो ये पेड़ पाया गया है ये 5000 साल पुराना है, तो हो सकता है ये अब उसकी जगह ले ले। ग्रेट ग्रैंडफादर दोस्तों कहाँ पे? तो चिली की जो राजधानी सेंटियागो, वहां से 800 किलोमीटर दक्षिण में दक्षिणी लॉस रियोस क्षेत्र में जंगल में घाटी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना है। तो आपसे ये देखिए इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़, ठीक है। ये दुनिया का सबसे पुराना पेड़ माना जा रहा है। अभी तक का जो पेड़ था दोस्तों ये अमेरिका कैलिफोर्निया में था। क्या नाम था? ग्रेट बेसिन ब्रिसलकोन पाइना मेथुसेली, ठीक है। आते दोस्तों आज के अपने लास्ट MCQ पे की जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा ये 2019 में की गई थी, ठीक है।
आइए बात करते हैं क्यों इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जल जीवन मिशन दोस्तों पहली बार 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था। कहाँ से किया गया था? मिजोरम से किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मिजोरम से इसको लागू किया गया था और ये 4 वर्ष इसने अपने जो है पूरे कर लिए हैं। और इस दौरान जो लक्ष्य रखा गया था, लगभग 78% कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं इन 4 वर्षों में। ठीक है, क्योंकि नल से जल का कनेक्शन था, हर घर को नल से जल उपलब्ध कराना था और लगभग ये जो लक्ष्य रखा गया था 78% ये माना जा रहा है। जल जीवन मिशन से देखा जाए अभी तक 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान किया गया और ये कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस जो है मिशन की शुरुआत दोस्तों जो घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में किया गया था और इसके तहत लक्ष्य क्या रखा गया था कि जो है 2024 तक जितने भी भारत के गांव हैं उन हर गांव को, हर गांव के हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल आपूर्ति सुविधा जो है सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक है, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में किया गया था। लक्ष्य 2024 था। अब इसी की समीक्षा की जा रही है। मिशन के तहत घोषणा के समय देखिए, जब इस मिशन की घोषणा की गई थी 2019 में, तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास जो है नल से जल की आपूर्ति थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कुछ जो है डेटा जारी किया गया और उसमें यह बताया गया कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो 100% यानी कि 100% परिवारों को क्या है, नल से जल की आपूर्ति लक्ष्य हासिल है। ये 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं दोस्तों? तो गोवा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, गुजरात है, पुदुचेरी है, दमन द्वीप है, दादर नगर हवेली है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चलिए आप मुझे कमेंट में आंसर करिए कि पहला कौन सा राज्य है जो हर घर नल से जल की आपूर्ति वाला पहला राज्य कौन सा था और वो पहला, ठीक है, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, किस राज्य में है और हमें यहाँ पे स्टेट बताइए कौन सा था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। दोस्तों अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के अंतरिम मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त हुए कौन? राजीव धर हुए हैं। वही देखा जाए वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला दोस्तों किसने? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने। संघ लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त हुए दोस्तों कौन हुए हैं? डॉक्टर मनोज सोनी हुए हैं। वही देखा जाए हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया। कौन से नौसेना जहाज से? INS मारबा गोवा से जो हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। अगला और लास्ट हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि एप्पल की सप्लायर कंपनी फॉक्सकॉन पहला संयंत्र स्थापित करने के लिए $500 मिलियन का निवेश करेगी। कहां करेगी? तेलंगाना के कोंगरा कला जिले। ठीक है, तो ये निवेश किया जाएगा एप्पल की जो सप्लायर कंपनी है फॉक्सकॉन के द्वारा और ये पहला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और जो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान कोशिश क्या करिए उनका आप आंसर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे